आई होप बच्चों आपको पार्ट 1 तक चैप्टर समझ आया हो अच्छे से। अब हम इसके आगे का पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और यहाँ हम क्या कहते हैं, यहाँ हम कहते हैं कि जुड़े हुए, जब हम बात करते हैं इन त्रिविम व्यवस्थाओं की, तो जो चतुष्फलकीय होती हैं, अगर इनमें कार्बन परमाणु से जुड़ने पर क्या सभी जो प्रतिस्थापित भिन्न हो जाए, वो अणुओं को अलग दर्शन प्रतिबिंब दे दें, अणु दे दें, तो उस पर जो अध्यारोपित वो नहीं हो पाते हैं। और ऐसे कार्बन परमाणु को हम क्या कहते हैं, असममित कार्बन, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, और त्रिविम केंद्र। ये वो कार्बन का परमाणु होता है जिसपे चारों ओर अलग अलग आपका एक रिएक्शन मिक्सचर होता है। चारों कार्बन पे इनको हम एक स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अणु की जो असममितता होती है तथा उसका जो दर्पण प्रतिबिंब द्वारा किया जाता है, वो क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों के ध्रुवण घूर्णन के लिए उत्तरपादी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हम ऐसे उनकी बात करते हैं, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि अपनी जो उनकी दर्पण के द्वारा जो उनकी रिफ्लेक्शन होती है, जो उनका प्रतिबिंब होता है, जो उनकी मिरर इमेज होती है, अगर वो प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, मतलब अपनी मिरर इमेज पे एज इट इज़ इम्पोज नहीं करे जा सकते। जैसे आपके हाथ हैं, हम कर सकते हैं ना एक दूसरे पे इम्पोज, पैर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करे जा सकते प्रतिबिंब, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें कायरल कहते हैं, कायरल अणु बुलाते हैं। लेकिन अगर वो प्रतिबिंब उन पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं, अगर उनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, जैसे कि ये, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एकायरल। यहाँ पे आप इस वस्तु को जब इसके ऊपर रखेंगे तो नहीं आ सकता, ये अंगूठा यहाँ से आ रहा है ना, क्योंकि ये मिरर इमेज है, इसी वजह से ये हो गया कायरल और ये हो गया एकायरल। सबसे आसान तरीका इसको समझने का यही है। और सममितता तथा असममितता भी जो है, अलग अलग चीज़ें सिमेट्री और अनसिमेट्री में आती हैं, और ये दैनिक जीवन के काम भी बहुत सारी बार आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अब आगे किसकी बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जैसे सहायक कुछ असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति दी हुई है, जैसे कि अगर हम बात करें प्रोपेन टू ऑल की या फिर ब्यूटेन टू ऑल की, तो इनका दर्पण प्रतिबिंब जो रूप है वो हम एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम प्रोपेन टू ऑल की बात करें तो इसके जो असममित कार्बन है, यानी कि वो कार्बन जिसपे चारों ओर कुछ अलग अलग लगा हुआ है, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं यहाँ पे, और दर्पण जो है उसका प्रतिबिंब जो है वो दिख नहीं रहा है, तो ये क्या है, एकायरल हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये बना के भी आपको दिखाया गया है। इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, ब्यूटेन टू ओन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसके अंदर तो एक कायरल कार्बन है ही ना, तो यहाँ पे ये भी हमें बताया गया है। फिर आगे जब हम बात करेंगे तो यहाँ दिया गया है जिन त्रिविम साम्यावस्थाओं में संबंध परस्पर जो आपके अध्यारोपित ना हो, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर जब नहीं आ पाए, सुपर इम्पोज नहीं आ पाए, और दोनों ही प्रेजेंट हो, ऐसे हम प्रतिबिंबों की तरह इन त्रिविमों को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब रूप इनका कहते हैं, इनैंशियोमर इन्हें कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए ये इनैंशियोमर है, जब इनको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा जा सकता। और ये क्यों हो रहा है, इसीलिए कि चारों कार्बन, इस कार्बन पे चारों अलग अलग ग्रुप्स रखे हुए हैं, इसीलिए तो इम्पोज नहीं हो पा रहा है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है आपके लिए, और अब हम आगे किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे धारण की। धारण से पहले हम किसकी बात करेंगे, अगर एक मिश्रण में क्या दो तरीके के साम्यवस्था हो, दोनों आइसोमर्स हो, दोनों प्रतिबिंब रूप हो, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं, इक्वल अमाउंट्स में, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं रेशमिक मिश्रण या फिर रेशमिक आंशातरण।
जब हम अब रिटेंशन पे आएंगे और इस प्रोसेस को हम रेशमीकरण कहते हैं। रिटेंशन या फिर धारण की जब हम बात करें, हम यहाँ बोलते हैं कि कैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं तथा कुछ रूपांतरण के समय एक असममित जो केंद्र है उसके आबंधों के त्रिविम विन्यास की जो अखंडता होती है उसके बारे में हमें धारण से पता चलता है। और हमें पता चलता है कि कुछ बंध ऐसे भी होते हैं जो एकदम से तोड़ के उत्पाद में नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे कि लिए अगर हम बात करें एक अभिक्रिया में जिसमें यहाँ पे इन्होंने दिया है नेगेटिव 2 मिथेल ब्यूटेन 1 और की जो सांद्र है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में उसे अगर हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, देखिए अगर यहाँ पे इन्होंने लिया है हमारा कंपाउंड जो एक अल्कोहल है और इसको जब हम HCl के साथ एनर्जी हीट दे के इसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे Cl जुड़ जाता है, यहाँ पे Cl जुड़ जाता है और H2O निकलता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि जो कायरल क्षेत्र है, ये देखिए ये जो कायरल क्षेत्र है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो उत्पाद है उनमें ध्रुवण घूर्णक का चिन्ह बदल गया है। पहले यहाँ पे हम यहाँ नेगेटिव था पर अब यहाँ पे पॉजिटिव लग जाएगा, चेंज हो जाएगा चिन्ह। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से रिएक्शन निकल रहा है उस टाइम वो यहाँ से जुड़ेगा, दूसरा वाला यहाँ तो ऑलरेडी बिजी है ना, इस वजह से। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर हम आगे बात करें तो हम बात करेंगे प्रोटिलोमन धारण तथा रेशमीकरण की। ये सब एक साथ कैसे प्रोटिलोमन धारण और रेशमीकरण होते हैं हम उसके बारे में यहाँ पे अब आगे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि जब एक असममित कार्बन कायरल कार्बन जो होता है जब उसके बंध टूटते हैं तो असममित कार्बन परमाणु पर किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार के रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो Y यहाँ आके जुड़ जाए, दूसरा जो Y है उसको देने पर क और ख ये दो पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स में टूट जाए और Y देने पर वो यहाँ आके जुड़ जाए, या तो यहाँ जुड़ेगा या फिर वो यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोलते हैं कि ऐसे 2 तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, क में विन्यास सुरक्षित रहेगा, क में ओरिएंटेशन सेम रह रही है। देखो X यहाँ पे है और अब Y यहाँ पे आ गया, तो मतलब क्या हो गया, इसका कायरलिटी तो मतलब सेम रह गई ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल ही है। ये प्रतिबिंब अभी भी एक दूसरे के ऊपर अध्योपित नहीं हो पा रहा है ना। ख पे प्राप्त होने पर विन्यास का प्रतिलोमन हो जाता है, ख में विन्यास का क्या हो जाता है, प्रतिलोपन हो जाता है। ठीक है, यदि दोनों क तथा ग अगर ख दोनों अगर मिश्रण में 50-50% अनुपात होते हैं, यानी कि ऐसे वाले मिश्रण भी 50% है और ये भी 50% है, तो जो मिश्रण की टोटल जो टोटल उसका प्रतिबिंब होएगा, जो उसका दर्पण में प्रतिबिंब रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा और उसका ध्रुवण घर्षण होएगा ही नहीं, वो कोई लाइट पोलराइज नहीं करेगा। इसको हमने रेशमीकरण का नाम यहाँ पे दे दिया है। अगर हम बात करें SN2 अभिक्रिया में, SN2 में हमेशा क्या होता है, SN2 में विन्यास अभिक्रिया की तुलना में प्रतिलोम होएगा, यानी कि अभिक्रिया की तुलना में वो ऑपोजिट दिशा में हमेशा लग जाएगा, उसके विपरीत ही जुड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें अब आगे कि SN2 अभिक्रिया के विन्यास के प्रतिलोम के साथ संपन्न होता है, हमेशा प्रतिलोम होता है, लेकिन SN1 अभिक्रिया में रेशमीकरण के साथ एक विन्यास खत्म होता है, उसमें क्या हो जाता है, रेशमीकरण हो जाता है। वो दोनों प्रकार क और ख पार्ट के दोनों के इक्वल अमाउंट में कार्बन यौगिक निकल के आते हैं और जो नेट आपका ध्रुवण घूर्णन है वो 0 हो जाता है। अब हम बात करेंगे विलोपन अभिक्रिया की। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन क्या हो गया, मान लीजिए ये आपका एक कार्बन है और ये आपका एक कार्बन है, इस कार्बन से X जुड़ा है, इस पे जो H होएगा ना, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, इस पे जो H जुड़ेगा इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त
हैलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया जाता है, उसका अल्कोहलिक विलयन में उसको गर्म किया जाता है। तो जो बीटा कार्बन होता है ना हाइड्रोजन परमाणु का, और जो अल्फा कार्बन होता है हैलोजन का, बीटा परमाणु H का और इसका अल्फा, ये दोनों मिलकर इनका विलोपन हो जाता है, मतलब ये एक्सचेंज हो जाते हैं। इसको हम रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, ये देखो, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा। क्या एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले ये H जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है, इस बॉन्ड पे आएगा, और उसके बाद ये H यहाँ आ गया है और फिर ये मिलकर निकल जाएंगे और यहाँ पे आपका C आ जाएगा। अब इसको अगर मैं फिर से समझाऊं आपको, देखिए ये है आपके पास, सबसे पहले H का विलोपन होगा इस अल्फा के कार्बन से, तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ C आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ X आ गया। अब ये जो ये है बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा, HX निकल जाएगा, और ये जो दोनों C है इनमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों C में डबल बॉन्ड आ गया और BH टूट गया। इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि बीटा हाइड्रोजन उपलब्ध होने के कारण से अधिक प्रकार की जो एल्कीन है वो बहुत आसानी से इस तरीके से बनाई जाती हैं। और अब हम सोचेंगे, आप सोचोगे कि जब ये टूट रहा है तो डबल बॉन्ड आखिर कहाँ रखेगा, ये हम किससे करेंगे, ये हम एक नियम के अनुसार करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इस नियम को कहते हैं सेज-ज़ेफ नियम। ये रहा, सेज-ज़ेफ नियम के अनुसार वी हाइड्रोजनन यानी कि हाइड्रोजन का निकलना, उसके फलस्वरूप जो एल्कीन बनता है वो मुख्य रूप से निर्मित होता है, जिसमें वो कहाँ लगेगा, जिसमें द्विक आबंधी कार्बन परमाणु पर एल्कील समूह की संख्या अधिक होती है, जिस पे एल्काइल समूह ज़्यादा उपस्थित होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है C और यहाँ पे हमारे पास X है और यहाँ पे हमारे पास C है, जब ये वाले कार्बन से H निकलेगा और डबल बॉन्ड बनेगा तो दो तरीके से हो सकता है। ये एक तरीका आपका हो सकता है और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब यहाँ पे सेज-ज़ेफ रूल के हिसाब से जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन के अणु हैं, यानी कि इसके पास एक ही कार्बन का अणु है पर इसके पास दो हैं, तो ये वाला जो है ये ही बनेगा आपका मुख्य रूप से। ये कौन कहता है आपको, ये आपका सेज-ज़ेफ रूल कहता है। पर यहीं पे अगर हम एक और रिएक्शन का एग्जांपल देखें, देखिए यहाँ पे आपके पास है एक, ये दिया हुआ है, ये ब्रोमीन जब यहाँ से हटेगा तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। किधर आएगा डबल बॉन्ड, इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास दो कार्बन है और इसके पास तो एक ही कार्बन होना है, तो ये आपका 81% होगा और ये सिर्फ 19% देखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे इनकी बात करेंगे, धातुओं के साथ हमारे हैलाइड्स की अभिक्रिया के बारे में। हम यहाँ पे धातुओं के साथ बात करेंगे, ठीक है। धातुओं के साथ ये कैसी होती है, अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या कार्बन धातु आबंधयुक्त यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार के जो यौगिक हैं उनको उनको हम कार्बोधात्विक यौगिक कहते हैं। एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड RgMx RMgX जो होता है वो कार्बोधात्विक यौगिकों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ग है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसकी खोज करी थी विक्टर ग्रेनियर ने, और कब, 1900s में। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम ग्रिनियर अभिक्रिया कहते हैं, ग्रिनियर अभिक्रिया। और इससे जो रिएजेंट, जो एंड में आपका उत्पाद बनता है उसे हम ग्रिनियर अभिक्रिया कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप आगे के कार्बनिक रसायनों के एककों में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक हैलाइड है, ठीक है। हैलाइड में जब Mg डाले और साथ में उसका उसमें शुष्क ईथर डाला जाए तो हमारा ग्रिनियर रिएजेंट या फिर ग्रिनियर अभिकारक प्रस्तुत होता है, प्रकट होता है। इसके अंदर जब हम देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो Mg जो है वो डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ पे ये भी डेल्टा नेगेटिव होता है और ये भी डेल्टा नेगेटिव होता है।
अगर अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे शुष्क ईथर क्यों चाहिए, पानी क्यों ना मिलाया जाए। पानी इसलिए नहीं मिला सकते क्योंकि जब पानी मिलाया जाता है तो RgMx प्लस H2O मिलके क्या कर लेता है, RH बन जाता है, मतलब एक नॉर्मल एल्केन आ जाता है आपके पास, और साथ में MgOHX यानी कि मैग्नीशियम का एक क्षारिक लवण बन के यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। अब हम यहाँ पे एक नई अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे जो कि है वुड्स अभिक्रिया। एल्कील हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए RX है आपके पास, एक हैलाइड है, उसमें जब आपने 2 Na डाले तो क्या होता है, ये दोनों हैलाइड एक दूसरे के साथ ही जुड़ जाते हैं। एक देखिए RX है आपके पास और आपके पास एक और RX है, साथ में आप क्या डाल रहे हैं, 2 Na डाल रहे हैं। जब इसको आपने क्या किया, जब इसको आपने शुष्क ईथर में डाला तो क्या होता है, ये Na इस X के साथ चले जाएगा, ये Na इस X के साथ चले जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो ये R R और क्या 2 NaX बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे हैलोअरीन्स की अभिक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले अगर हम इनकी नाभक रागी प्रतिस्थापन की बात करें तो हम यहाँ पे इनके पहले तो अनुनाद प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि कैसे जब क्लोरीन यहाँ पे लगा होता है तो सबसे पहले तो क्लोरीन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आएगा, जिससे यहाँ पे नेगेटिव नाभिकरण आएगा, फिर वो इधर आएगा, यहाँ पे नाभिकरण बनेगा और फिर वो इधर आएगा और इसके बाद फिर से वो इधर ही चला आएगा। तो यहाँ से हमने इनके सबसे पहले अनुनाद प्रभाव के बारे में बात करी। फिर CX आबंध में कार्बन परमाणु का अगर हम संकरण की बात करें तो यहाँ पे जो संकरण है वो किस प्रकार का होता है, sp2 प्रकार का होता है, जबकि यहाँ पे sp3 प्रकार का संकरण देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कैसे, अधिक S गुण युक्त sp2 संकरित कार्बन अधिक, ये ज़्यादा क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp3 संकरित कार्बन। इसी वजह से जो CX आबंध है इसके इलेक्ट्रॉन युगलों की जो लेंथ है वो 177 पिकोमीटर होनी चाहिए थी एल्केन्स में, पर यहाँ पे वो सिर्फ 169 पिकोमीटर है। और इसी वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से इसको तोड़ना, इतने छोटे बंध को तोड़ना और ज़्यादा कठिन होता है, जिसकी वजह से जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन है उसकी अभिक्रिया में क्या हैलो एल्केन की तुलना में उसकी अभिक्रिया बहुत ज़्यादा कम होती है। अब हम बात करेंगे क्या फेनील के धनायन का अस्तित्व। फेनील का जो फिनाइल होता है आपका उसका धनायन कैसे बनता है, वो SN1 क्रियाविधि की संभावना में ये समाप्त हो जाती है। यहाँ SN1 क्रियाविधि हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि क्या स्वायन जो है उसके फलस्वरूप आपके जो हैलोएरीन होते हैं उसके बनने में फेनील का एक धनायन अनुनाद होता है, यानी कि उसका एक कटायन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, जो ऐसा अनुनाद कर ही नहीं पाता है जो स्टेबल हो। इस कारण SN1 क्रियाविधि यहाँ पे हो ही नहीं सकती है। फिर हम बात करते हैं कि कैसे संभावित प्रतिकर्षण के कारण भी इलेक्ट्रॉन धनी जो नाभिक कारकी है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन धनी आपकी जो आपकी एरीन है उसकी ओर की संरचना, उसकी ओर जाने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सिल समूह इस प्रकार आपका प्रतिस्थापन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर अम्ल के माध्यम में क्या OH बना देते हैं, यहाँ पे फिनॉल बना देते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें पैरा स्थिति की, ये कहाँ पैरा स्थिति में पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये पैरा स्थिति में इस्तेमाल होते हैं क्या NO2। तो जब NO2 समूह, क्योंकि वो क्या है इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, तो वो क्या होता है पैरा स्थिति में पाया जाता है NO2। अब यह NO2 लगा है NaOH प्लस 443 केल्विन पे, ये क्या यहाँ पे OH लग जाता है। यहीं पे आप देखेंगे अगर हमारे पास Cl है NO2, 2 NO2 लगे हैं तो आपके पास OH कैसे लगेगा 368 केल्विन और कम टेम्परेचर पर आराम से हो जाएगा। और अगर 3 NO2 लगे हैं
तो वो तो Cl को सिर्फ रिप्लेस करने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता है। हम यहाँ बोल रहे हैं कि पैरा स्थितियों पर जुड़ा होता है जो NO2 का समूह, उसको यह प्रभाव उसका काफ़ी ज़्यादा बहुत प्रबल, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह है, उसके मेटा स्थिति पर जुड़े होने की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा कम प्रबल होती है। इसीलिए जो आपके नए नए आते हैं, जो आपके नया आपके सारे गुण आएंगे, वो कहाँ जुड़ेंगे, वो ज़्यादातर पैरा स्थिति पे स्थापित होंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ और रिएक्शन है जिसमें आपके पास एक पैरा आइसोमर है और यहाँ एक ऑर्थो आइसोमर है। देखिए जो पैरा पे है, यहाँ पे Cl इधर है और NO इधर है पैरा पे। तो रिएक्शन के बाद क्या, त्रिव चरण के बाद यहाँ पे NO यहाँ आ जाएगा और OH आएगा AC द्वारा, उसकी रेजोनेंस, उसका अनुनाद विवाद दिखाया है। लेकिन ऑर्थो पे भी सेम होएगा, ऑर्थो पे भी आ जाएगा। ज़्यादा स्टेबल क्या होएगा, पैरा या ऑर्थो? पैरा सबसे ज़्यादा स्टेबल होएगा क्योंकि ऑर्थो में बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, तो प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेटा आइसोमर है। मेटा आइसोमर में काफ़ी धीमा चरण होगा, बहुत धीरे धीरे ये बनेगा। और कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ ऐसे करके आपको सबकी क्रियाविधि और सबके अनुनाद दिखाए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं। हेलोएरीन बेंजीन की तरह ही सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे कि हैलोजनन, नाइट्रोकरण और सल्फोनेशन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट आदि अभिक्रियाएं देते हैं, जिनकी हम अभी आगे जाके बात करेंगे। ऑर्थो और पैरा पे ये ज़्यादातर निर्देशित होती हैं और ज़्यादातर ये प्रभाव जो है ऑर्थो और पैरा पे ही दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से उनका एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया। और सबसे पहले अगर हम इनके हैलोजनन की बात करें तो यहाँ पे Cl2 लगा के जब एक्वियस नहीं, डिहाइड्रेटेड निर्जल FeCl2 लिया जाता है तो आपके पास एक पैरा आता है और एक ऑर्थो आता है। पैरा हमेशा मुख्य होएगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली अगर नाइट्रीकरण की बात करें, HNO3 और साथ में सांद्र यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की मात्रा अगर ली जाए तो आपके पास यह दो ऑर्थो पे NO2 और यहाँ पे पैरा पे NO2 लग जाता है और पैरा वाला ही यहाँ पे भी मुख्य रूप में दिखेगा। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हम सल्फोनेशन की बात करते हैं। सल्फोनेशन में क्या होता है, सांद्र H2SO4 इस्तेमाल करके यहाँ तो एक तो यहाँ SO3H लग सकता है और दूसरा कहाँ, यहाँ लग सकता है। फिर से क्या, अल्प कौन से वाला मुख्य होएगा, पैरा वाला। इसी हिसाब से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर हम करते हैं उसमें क्या, निर्जल AlCl3, निर्जल AL3 की उपस्थिति में जो CH3Cl है वो यहाँ लग जाएगा, CH3 यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। और कौन सा मुख्य है, फिर से जो आपका 1,4 मिथाइल बेंजीन ही यहाँ पे भी आपका मुख्य रह जाएगा। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अगर हम इसमें ही फ्रीडल क्राफ्ट में एक क्या लगाएं, कार्बोनिल क्लोराइड लगाएं, COCl लगा दें तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास एक ईथर बन के आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक ईथर बन जाएगा और इसका हम क्या नाम देंगे, 4-क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, एक कीटोन आ गया यहाँ पे, इसको हम कीटोन बोलेंगे। ईथर नहीं है ये कीटोन है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है जिसमें हमें मैकेनिज्म बताना है, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक क्यों होते हैं आखिर। तो हम बोलते हैं कि प्रेरण प्रभाव जो होता है उसके कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन से आकर्षित करते हैं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं तथा जो अनुनाद है उसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निर्गमित करते हैं। तो ये प्रेरण प्रभाव के कारण ही जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बने क्या बनाते हैं, या तो ऑर्थो या फिर पैरा निर्देशक दिखाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपको जिसके अंदर आपको क्या बताना है, आपको इनका SN2 क्रियाविधि में इनकी अधिक तीव्रता के बारे में बताना है और बताना है कि कौन सा कितने तीव्र रूप से यहाँ पे क्रियाविधि होएगी, हमें उस बारे में बात करना है। अब आगे यहाँ पे एक अभिक्रिया दी है जिसको हम कहते हैं फिटिग अभिक्रिया। जैसे भी हमने वुड्स अभिक्रिया पढ़ी थी जिसके अंदर क्या था,
ऐसे करके थी ना, उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम फिट्टे की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक बेंजीन क्लोरोअरीन के साथ जब दो Na मिलते हैं तो वो क्या बनाता है, डाईफिनाइल बनाता है और साथ में दो NaX रिलीज होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलीहैलोजन यौगिक। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डाइक्लोरोमीथेन या फिर मिथेलिन क्लोराइड। डाइक्लोरोमीथेन का अत्यधिक उपयोग कहाँ होता है, विलायकों के रूप में होता है। जब उसे पेंट में अपचयक में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम एरोसोल्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसका निर्माण किस में किया जाता है, विलायक के रूप में भी कई जगह पे किया जाता है। जो मिथाइलिन क्लोराइड है उसको मनुष्य के केंद्रीय तंत्र की होने में हानि पहुंचाता है। वो मनुष्य की जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। वायु में मिथाइलिन क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में आने के बाद उसका प्रभाव हमारे श्रवण एवं दृश्य क्षमता, हमारी विजन में बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है। और वायु में उसकी अधिक मात्रा के प्रभाव से क्या चक्कर आ सकते हैं, क्या हो सकता है, उसे मितली हो सकती है, हाथों और पैरों की उंगलियां उनमें सनसनी हो सकती है और जड़ता भी उसमें आ सकती है। ये उनके कुछ लक्षण हैं। अगर मनुष्यों ने बहुत ज़्यादा समय तक इसका सेवन किया तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जानलेवा और हानिकारक हो सकता है। इसका जो है तीव्र जलन तथा हल्का लालपन आ जाता है अगर यह आपके स्किन से छुए, और आंखों पे सीधा संपर्क करने से इसमें क्या जला जा सकता है, ये बहुत ज़ोर से हमें एक बर्न दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन की। ट्राइक्लोरोमीथेन को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म इसे कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं और जिससे हम सब जानते ही हैं, ऐसे मूवीज़ और शोज़ में इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, उसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का प्रमुख उपयोग क्या है, फ्रेऑन प्रशीतक R22 बनाने में इस्तेमाल किया जाता है क्या, आपका क्लोरोफॉर्म। लेकिन इसका जो स्थान है वो ईथर जैसे कम विषैल अधिक सुरक्षित निश्चेकों में लिया जाता है। निश्चेक के रूप में जब हम इसे लेते हैं, इसका उपयोग जब हम करते हैं तो देखते हैं कि क्या अपक्षेकित है, लेकिन क्या क्लोरोफॉर्म को सूंघने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ अवमित हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है। और अगर ज़्यादातर समय तक इससे एक्सपोजर लिया जाए तो क्या होता है, तो हमारे वृक्क का क्षय हो सकता है, या फिर कुछ व्यक्तियों की जो त्वचा है वो क्लोरोफॉर्म में डूबी रहने पर क्या हो जाता है, बहुत बड़े बड़े घाव आ सकते हैं। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या अत्यधिक क्या बना लेता है, अत्यधिक विषैली गैस, एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है। देखिए यहाँ उसका हमें फॉर्मूला है CH3Cl3। जब बहुत समय तक एयर में रहता है और उस पर लाइट डलती है तो ClCl2 बनता है, COCl2, जो क्या होता है, फॉस्जीन की यहाँ पे बात करी गई है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हानिकारक होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्राई आयोडोमीथेन की, या फिर इसको हम आयोडोफोन कहते हैं। क्लोरोफॉर्म से एकदम उल्टा, आयोडोफॉर्म हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है और ये क्या यूज़ होता है, ये हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो अरुचिकर गंध है, इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, जिसके कारण इसका स्थान आयोडीन युक्त अन्य दवाओं में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि कार्बो टेट्राक्लोराइड की। इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करने से क्या होता है, इसके उत्पादन से एरोसोल कैन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एरोसोल्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अन्य रसायनों के उत्पादन में भी इसका क्या फिक्स्ड स्टॉक यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और औषध उत्पादनों में भी या फिर सामान्य विलायकों की सूची, उनकी रुचि में भी इनका इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में और रासायनिक विज्ञान में किया जाता है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर बहुत टाइम तक हम उद्भासन करें, बहुत टाइम तक उसके एक्सपोजर में रहे, तो इससे हमें कैंसर भी हो सकता है।
ठीक है। गंभीर स्थिति में ये प्रभाव क्या शीघ्रता से क्या कर सकता है, आपको मूर्छा कर सकता है, गहरी नींद, बेहोशी अथवा मृत्यु भी ला सकता है। CCl4 की प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें ये सब रोक जाता है और क्या हो जाता है, हृदय या गति अनियमितता हो सकती है, यानी कि आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओजोन परत के विरलीकरण से मनुष्य का जो पराबैंगनी किरणों के साथ जो हमारा एक्सपोजर है वो बढ़ता जा रहा है ओजोन के जाने की वजह से, और उससे भी क्या दिक्कतें आ रही है, वो भी इसी चक्कर में हो रहा है। वायुमंडल की ऊपरी सतह में CCl4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड के वायु में कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता बढ़ने की वजह से ही ओजोन की जो परत है उसका विरलीकरण हो रहा है, जिससे कैंसर, आंखों की बीमारियां तथा विकार एवं प्रतिशतता प्रणाली के जैसे बहुत सारी चीज़ें संभव हैं। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं फ्रेऑन्स की। मीथेन व ईथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम संयुक्त रूप से फ्रेऑन कहते हैं। ठीक है। और ये जो फ्रेऑन होते हैं ये अत्यधिक स्थायी, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे नॉन टॉक्सिक भी ये माने जाते हैं। ये निरावेशी, इनमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, ये बहुत सेफ होते हैं। फ्रेऑन 12 यानी कि CF2Cl2 उद्योगों में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होया जाता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका उत्पादन स्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। कैसे, टेट्रोक्लोरोमीथेन को जब हम स्वार्ट्ज अभिक्रिया में डालते हैं तो हमारे पास क्या C12 फ्रेऑन आता है। अब हम बात कर रहे हैं और इसके बारे में कि कैसे वार्षिक उत्पादन 20 करोड़ पाउंड था 1974 तक, लेकिन अधिकांश फ्रेऑन यहाँ तक कि शीतन में काम आने वाले वायुमंडल में हुए क्या, शोभमंडल, वायुमंडल में हुए शोभमंडल से क्या होते हुए कहाँ विस्तृत होते हैं, मतलब बहुत नीचे नीचे तक आ जाते हैं। और शोभमंडल में ये क्या, फ्रेऑन मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ये इनका एक प्रॉब्लम है। अब हम बात करेंगे PP डाइक्लोराइड फेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन की। PP डाइक्लोरोफ्लोराइड ट्राइक्लोरोईथेन DDT से कहा जाता है। ये प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी है, यानी कि ये कार्बनिक कीटनाशी है, एक केमिकल पेस्टिसाइड है जो हमारे पौधों में लगे हुए कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था और 1939 में स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। और ये मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस वाहक जुओं को भी समाप्त करता है। ठीक है, उनके समापन में भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी रह चुका है। DDT ने प्रतिरोधकता विकसित कर ली तथा अब धीरे धीरे वो मछलियों के लिए और विषैली सिद्ध हुए वो और ज़्यादा पॉइजनस हो गए हैं वो मछलियों वगैरह के लिए। और हमारी वाटर बॉडीज़ में जब ये आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। DDT के अत्यधिक रासायनिक स्टेबिलिटी की वजह से इसका वापस से विलयता की समस्या की ओर जटिल बना दिया गया है। इसे फिर से इस्तेमाल करना अब फिर से शुरू किया गया है, जबकि इसको पहले रोक दिया था। DDT की जो शीघ्रता है वो मछलियों के लिए अति वैशाली सिद्ध होती है, लेकिन उसकी शीघ्रता से उपचायचन नहीं होता है। और क्या होता है, उसकी वजह से हमारे एकत्र तथा संग्रहित हो जाता है वसीय उत्तकों के लिए। इसके अलावा हम बोलते हैं कि संयुक्त राज्य में 1973 में DDT पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसको फाइनली हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ठीक है, अब उसका उपयोग आज भी कुछ स्थानों में अभी भी किया जाता है पूरे विश्व भर में, बट वैसे उस पर रोक लगा दी गई है। ये है आपका DDT का स्ट्रक्चर। ये आपको एज इट इज़ आ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में, और उसके बारे में फिर कुछ गुणधर्म उसके लिखने में। अब इसके बाद यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है और ये हमारा सारांश है हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स के लिए। हम इसके अभ्यास कार्यों पे आएंगे और हमें यहाँ क्या करना है, आयु पैक में हमें बताना है कि ये जो है इनके हमें नाम लिखने हैं और हमें बताना है कि क्या ये प्राथमिक है और या फिर ये द्वित्विक है या तृतीयक है, और क्या ये बेंजाइलिक है या एलाइलिक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे तो यहाँ इन्होंने बनाया CH, CHCl, CH3,
CH3। जब हम इसकी देखते हैं तो हम इसकी चेन कहाँ से बनाएंगे, 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-chloro-3-methyl ब्यूटेन, 2-chloro-3-methyl-ब्यूटेन। और ये क्या होएगा, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है इस पे कितने 2 जुड़े हैं, तो ये द्वितीयक कार्बन है और ये एक एलाइलिक यौगिक है। बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा।